हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, इससे पहले हम 2 टेस्ट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से अटेम्प्ट करें उन्हें, 2 क्लास लें आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि धीरे धीरे टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका लेवल इंक्रीज होएगा। तो पहले आप उन टेस्ट को अटेम्प्ट करें, इसलिए मैं आपको पहले वो रिकमेंड करूंगा। यहाँ पे टेस्ट 3 देखेंगे, आज आपके लिए फिर से 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मोस्ट सिलेक्टिव होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम के लिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए ये सभी क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हो और किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे वो टेक्नीशियन हो या फिर आईआईटी बेस पे कोई भी हो, आपके लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप जरूर करें दोस्तों। 30 मिनट्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। उम्मीद है आप वीडियो को पूरी देखेंगे एंड यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंटिन्यू आपको और भी टेस्ट मिलेंगे और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको बूस्ट देंगे आने वाले एग्जाम में। तो कनेक्टेड रहे हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ और सीखते हैं काफ़ी कुछ नया। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि ऑन लोड फेजर डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट रिमेन्स इन फेज विद। तो यहाँ पे नो लोड पर जो फेजर डायग्राम होता है दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का, तो उस पर आपका जो कंपोनेंट होता है कोर लॉस कंपोनेंट करंट, वो फेज विद किसके होता है, कोर फ्लक्स के या प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो यहाँ पे आपको फटाफट आंसर करने हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है एसएससी आपको बहुत कम टाइम देता है। अगर आप 30 मिनट में ये 50 क्वेश्चंस कर पाते हैं तो आप पक्का 60 मिनट में वहां पर 100 क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो यही आपकी जो है स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जल्दी से इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे साथ के साथ आपको आंसर बताता जाऊंगा। तो बढ़ते हैं यहाँ पे। अगर हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन 3 आपका प्राइमरी जो सप्लाई वोल्टेज होती है उसके यहाँ पर फेज में होता है आपका नो जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 देखेंगे जो बिल्कुल आपका रहेगा आंसर। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो एक बार इसमें देख लेते हैं कैसे ये वर्क करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो लोड, यहाँ पे आपको फेजर डायग्राम है ट्रांसफॉर्मर का, इसे आप ध्यान में रखें, आपको बनाने आने चाहिए। अगर आपने अभी तक तैयारी की है दोस्तों तो आप इजीली इन कंसेप्ट को समझ पाएंगे, कोई भी इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत नहीं होगी और आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नो लोड का जो फेजर डायग्राम होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कोर लॉस कंपोनेंट है आपका वो फेज विद है दोस्तों आपका जो प्राइमरी वोल्टेज है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आप ट्राई करने की कोशिश करें कि ये 200 वाट 100 वोल्ट लैंप इज टू बी ऑपरेटेड ऑन 250 वोल्ट लैंप। तो यहाँ पे 250 वोल्टेज पर एक 100 वोल्ट का लैंप है जिसकी वाटेज है 200, तो उसको यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है। तो एडिशनल में रेजिस्टेंस क्या लगाया जाएगा वो आपको बताना है सीरीज में, ताकि ये इजीली ऑपरेट हो पाए। क्योंकि आपको पता है 200 वाट का लैंप जो 100 वोल्ट का है वो 250 पे बर्न आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर क्लिक करें यहाँ पे। तो 75 ओम जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए जानते हैं कैसे रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। यहाँ पे आपको सभी को पता है दोस्तों पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली। तो हमने देखा कि जो आई है वो 2 एम्पियर, तो ये पर्टिकुलर 100 वोल्ट लैंप के लिए है, और जो 200 वाटेज का है उसके लिए यहाँ पे करंट आया है 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ से V/I, जो आपका 50 ओम आएगा इस पर्टिकुलर लैंप का। नाउ जानते हैं किससे आगे। तो अब जो सर्किट है दोस्तों आपको उसमें 250 वोल्ट पे ऑपरेट कराना है, तो उसके लिए आपको पता है दोस्तों करंट जो है बिल्कुल सेम रहेगा। तो लैंप की एक जो लिमिट है वो करंट पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे 2 एम्पियर से ज्यादा हम करंट उसमें पास नहीं करवा सकते, अदरवाइज वो बंद हो जाएगा। तो हमें कुछ भी हो उसमें करंट जो है वो 2 एम्पियर ही रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंप जो है उसको रिक्वायर है सिर्फ 2 एम्पियर करंट की। अगर हम इसमें तो कितना हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो यहाँ से आपको वो रेजिस्टेंस निकालना होगा। कैसे होगा दोस्तों, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका 50 जो ओम ओरिजिनल रेजिस्टेंस है लैंप का, उसमें हम सीरीज में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 250/2 अगर करेंगे 125 ओम आएगा, और यहाँ पर 125 जो ओम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं R इज इक्वल टू 50 125, तो R जो है आपका यहाँ पे 75 ओम्स आ जाएगा, जो आपका सही आंसर रहेगा। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। आप इसको शॉर्ट में करेंगे जल्दी से, कि ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है इसलिए थोड़ा लेंथी लग रहा होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप जल्दी जल्दी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि दोस्तों कि हेलिकल कॉइल्स कैन बी यूज्ड ऑन, जो हेलिकल कॉइल्स होती हैं दोस्तों वो किस पे यहाँ पे
यूज़ होती हैं। लो वोल्टेज साइड पे हाई केवीए ट्रांसफार्मर के या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में, तो कहाँ पर यूज़ होती है? सही आंसर होगा आपका यहाँ पे लो वोल्टेज साइड में यूज़ होती है, वो भी हाई केवीए ट्रांसफार्मर्स के। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन आपका ए है वही राइट आंसर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे भी आप जरूर ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को भी मिल सकते हैं इनमें से। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ आर वैलिड फॉर। किरचॉफ लॉ इनमें से किसके लिए वैलिड है दोस्तों? आप सभी को पता है यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट्स पर हम किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं। ऑप्शन डी आप देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका ए वाई अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज हैज ईच रेजिस्टेंस, आपको 3 ओम दिया है। वाई क्या होता है दोस्तों? कुछ इस तरीके से आपका जो है रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वाई में, और यहाँ पे ईच जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे जो हर ब्रांच का आर है जो वो 3 ओम दिया गया है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगर हमें इसे इक्विवेलेंट डेल्टा अरेंजमेंट में करना है तो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या रहेगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जल्दी से आंसर करेगा इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहेगा, 9 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे और डेल्टा से स्टार में आएंगे अगर रेजिस्टेंस आपका सेम है, कंडीशन अप्लाइड। तो अगर रेजिस्टेंस आपके सेम है और स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हो रहा है तो स्टार टू डेल्टा में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई बाई सेम रेजिस्टेंस करेंगे, और अगर डेल्टा टू स्टार में आ रहे हैं तो डिवाइड बाई सेम रेजिस्टेंस करेंगे। तो यहाँ पे स्टार में आपको 3 ओम दिया गया है, जब हम डेल्टा में जाएंगे तो इनटू करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 9 रेजिस्टेंस आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो 9 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 6 का क्वेश्चन है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को हम किसकी टर्म में एक्सप्रेस करते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। सिंपल सा आंसर है दोस्तों, ऑप्शन सी ओम्स पर ओम डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपका सही आंसर होएगा। तो इसे आप ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपके ज़्यादातर पुटअप्स होते हैं तो वो भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू हीटर कोयल इट ग्लोज बट सप्लाई वायरिंग डज नॉट ग्लो बिकॉज। तो आपने देखा होगा दोस्तों हीटर कोयल में जब हम यहाँ पे करंट फ्लो करता है अपन उसको हीटर कोयल को सप्लाई देते हैं तो हीटर कोयल्स जो है वो ग्लो करती है रेडिश कलर में, जबकि अपनी जो हाउस वायरिंग है अपन वायर यूज करते हैं जितने भी वो नहीं करते, जबकि इनको जब भी हम सप्लाई करते हैं। तो क्या रीजन है उसके पीछे? सही आंसर होगा आपका यहाँ पे कि रेजिस्टेंस जो हीटर कोयल का रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है अपने सप्लाई वायर से। तो ऑप्शन सी आप देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे मैच करेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल आपका एक इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा ये, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज। ओम्स लॉ के अंडर अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे क्या उसकी वैलिडिटी किस पर वो यूज होता है दोस्तों की रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म होना चाहिए या फिर करंट शुड बी प्रोपोर्शनल होना चाहिए साइज ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंडीशन मैच करेगी वो होगी दोस्तों आपका ऑप्शन है कि जो रेजिस्टेंस है वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ जो है आपका बिल्कुल ओके रहेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैन बी यूज्ड फॉर। तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है दोस्तों वो किस में यूज़ हो सकता है कि डीसी के लिए, एसी के लिए, या फिर बोथ एसी एंड डीसी में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एक ऐसा है दोस्तों जो ओनली डीसी के लिए यूज़ होता है, और यही एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें पोलैरिटी बेस्ड होता है, तो इसलिए हम इसे डीसी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं 4 और इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है ये आपको बताना है, कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर देख सकते हैं आप, लीनियर मोमेंटम जो है वो आपका बिल्कुल करेक्टली मैच। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम दोस्तों जो आपका यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्टली मैच करेगा। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है दोस्तों? जो आपकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को शो करती हैं। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये पूछा है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक 48 एम्पियर आर कैपेसिटी वुड डिलीवर ए करंट। यहाँ पे आपको एक बैटरी दी गई है जिसकी कैपेसिटी है 48 एम्पियर आवर्स, तो वो डिलीवर करेगी करंट कितना दोस्तों की 6 एम्पियर या फिर 8 एम्पियर या 24 या 48। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि वो 6 एम्पियर 8 घंटों के लिए यहाँ पे जो है डिलीवर करेगी करंट। तो ऑप्शन डी जो देख सकते हैं आप यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट। अगर हम एयरक्राफ्ट में बात करें तो किस टाइप की बैटरी जो है यूज होती है नॉर्मली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निकल आयरन बैटरी जो है मोस्टली यूज करते हैं हम। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है तो मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर इज यूजुअली, तो उस मटेरियल की जो थिकनेस नॉर्मली हम यूज करते हैं दोस्तों वो क्या होती है जो कोर बनाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा 25 mm टू 40 mm। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गाइस कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी लेमिना अप्रोक्सीमेटली द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन ऑफ ए डीसी मशीन। में अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप इसको ध्यान में रख लेना है। इसका जो आपका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन 3 आप देख पाएंगे 0.5 मीटर जो है यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है कि फॉर ए डीसी मशीन लेबोरेटरी फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी सप्लाई विल बी सूटेबल। तो अगर हम बात करें डीसी मशीन लेबोरेटरीज में तो यहाँ पे डीसी सप्लाई विल बी सूटेबल, तो रोटरी कन्वर्टर यूज करते हैं, मर्करी आर्क रेक्टिफायर, तो क्या यूज करते हैं दोस्तों, सही आंसर यहाँ पे आपका रहेगा कि इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट जो है हम नॉर्मली यहाँ पे यूज करते हैं। ऑप्शन सी देखेंगे जो आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो डीसी मशीन लेबोरेटरीज में यहाँ पे हम इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट जो है हम नॉर्मली यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच इज नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पे बेसिक एलिमेंट कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़े जिनमें आपके नोट लगा होता है, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन के कारण आंसर गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो म्यूचुअल फ्लक्स आप देख पाएंगे जो आपका यहाँ पे कोई भी एसेंशियल जो है एलिमेंट नहीं रहेगा। कोर, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है कि द फंक्शन ऑफ पोल शू इन द केस ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन के केस में पोल शू का आपका क्या फंक्शन रहता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पोल शू होते हैं वो यहाँ पे जो ऊपर के आप सभी फंक्शंस देखेंगे कि रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, बिल्कुल सही है, स्प्रेड आउट द फ्लक्स टू अचीव यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी और सपोर्ट द फील्ड कोयल, तो ऑप्शन डी देखेंगे टू डिस्चार्ज ऑल द अबव फंक्शंस। दोस्तों ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर रहेगा आपका, तो ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ लैप वाइंडिंग रिजल्टेंट पिच इज। लैप वाइंडिंग में अगर हम बात करें तो आपकी जो रिजल्टेंट पिच रहती है वो क्या रहती है दोस्तों, तो ये आपकी फ्रंट और बैक पिच का जो है डिफरेंस रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्टली मैच करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें क्वेश्चन है द पावर मेंशन्ड ऑन द नेम प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इंडिकेट्स। एक मोटर पर आपने जो पावर देखी होगी लिखी होती है वो कौन सी पावर को शो करती है, कि पावर ड्रोन इन किलोवाट या फिर पावर ड्रोन इन केवीए या फिर ग्रॉस पावर। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहना चाहिए वो होगा कि वो आउटपुट पावर जो अवेलेबल एट शाफ्ट होती है उसको शो करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली मैच करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन है स्पीड कंट्रोल बाय वार्ड लियोनार्ड मेथड गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएशन। तो यहाँ पे दोस्तों जो वार्ड लियोनार्ड मेथड के द्वारा स्पीड कंट्रोल करते हैं, क्या वो एक डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल करता है या दोनों में या फिर बिलो नॉर्मल स्पीड या अबो। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहना चाहिए कि वो बोथ डायरेक्शन में स्पीड कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए ये काफ़ी यूजफुल भी है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है वार्ड लियोनार्ड मेथड स्पीड कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इन बोथ डायरेक्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है कि केबल्स आर यूज्ड फॉर 132 kV लाइन्स। तो 132 kV लाइन्स की जो केबल्स होती हैं उनको क्या बोलेंगे, हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा या फिर एक्स्ट्रा सुपर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा एक्स्ट्रा सुपर जो है वोल्टेज टेंशन केबल हम बोलते हैं इनको, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन है कि कंड्यूट पाइप्स आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट केबल। कंड्यूट पाइप्स जो आप यूज करते हैं केबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किस टाइप की होती हैं, पीवीसी शीथ केबल होती हैं या फिर पीवीसी शीथ केबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंड्यूट पाइप यूज करते हैं या फिर आर्मर्ड को या फिर अनशीथ को। तो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, नॉर्मली हम जो अनशीथ्ड केबल होती हैं आपकी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंड्यूट पाइप्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया था कि कंड्यूट पाइप्स आर नॉर्मली यूज टू प्रोटेक्ट, किस टाइप की केबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंड्यूट पाइप्स जो है यूज की जाती हैं। तो अनशीथ्ड जो केबल होती हैं जो इन पे कवर नहीं होता है उनको। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है 23 का, द मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन ए केबल इज एट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेड शेथ जो है उस पर आपका बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस जो है वो मिनिमम रहता है, टॉप वन जो लेयर होती है आपकी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन है कि द ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेशन ऑफ केबल कैन बी अवॉइडेड इकोनॉमिकली बाय द यूज ऑफ। अगर जो आपका इंसुलेशन ब्रेकडाउन होता है दोस्तों केबल्स में उनको हम अवॉइड कर सकते हैं
तो कौन से मेथड, इंटरशीथ करके या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल्स विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पे बोथ ऑप्शन जो है आपके यहाँ पे सही रहेंगे, तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं कि ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट इम्प्लाइज, जो आपका एक सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता है तो वो जीरो पावर फैक्टर या मैक्सिमम करंट होता है, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर मैक्सिमम करंट, या यूनिटी पावर फैक्टर मिनिमम करंट। तो क्या रहेगा यहाँ पे, अगर हम सही आंसर की बात करें तो आपने देखा है सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो होता है उसमें पावर फैक्टर जो है यूनिटी एंड करंट जो है वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही मैच करेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन होती है दोस्तों, क्या होती है 4.44 F∅N। तो यहाँ पर जो आपका फाई होता है फ्लक्स, वो किस वैल्यू को शो करता है, आरएमएस या फिर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे ये 2 बार लिखा गया है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो होगा कि जो फाई एम आपने पढ़ा होगा तो फाई मैक्सिमम को वो शो करता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ध्यान में रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को शो करता है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज क्लासिफाइड एज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है ये आपको बताना है, तो जल्दी से आंसर करें दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ यूजफुल लगे तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा दोस्तों एम्पियर आर मीटर जो होता है वो आपका यहाँ पे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि द ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर पेपर कैपेसिटर्स इज यूजुअली। पेपर कैपेसिटर्स के लिए अगर हम ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात करें तो वो नॉर्मली क्या होती है, तो अप्रोक्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो 200 से 1600 वोल्ट जो है आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी देखेंगे आप, बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पे इसे आप याद कर ले, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयरन लॉसेज आर नेग्लिजिबल। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान जो है दोस्तों हम आयरन लॉसेज को नेग्लेक्ट कर देते हैं ट्रांसफार्मर में। तो क्यों कर देते हैं, उसका क्या रीज़न रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं प्राइमरी साइड वो काफ़ी लो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखेंगे आप, बिल्कुल यहाँ पे मैच करेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हम। तो इन ए ट्रांसफॉर्मर द टैपिंग आर जनरली प्रोवाइड्स ऑन। तो ये टैपिंग है दोस्तों, टैपिंग्स आर जनरली प्रोवाइड। तो टैपिंग्स जो प्रोवाइड करते हैं वो किस साइड प्रोवाइड करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है दोस्तों स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो आपका सी रहेगा, लो वोल्टेज साइड में हम टैपिंग प्रोवाइड करवाते हैं। मेनली जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे प्राइमरी साइड भी कर देते हैं, तो प्राइमरी साइड नहीं होगा, आंसर सही होगा लो वोल्टेज साइड, चाहे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो। तो लो साइड जो होगी आपकी उस साइड हम टैपिंग नॉर्मली प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन आपके लिए होगा दोस्तों कि फॉर नॉर सर्किट जो है, नॉर गेट होता है दोस्तों, नॉर सर्किट SR फ्लिप फ्लॉप द नॉट अलाउड कंडीशन इज। नॉट अलाउड कंडीशन की यहाँ पे बात की गई है। नॉट अलाउड कंडीशन में जो आपका SR फ्लिप फ्लॉप है उसकी क्या यहाँ पे जो है इनपुट्स रहेंगे, ये आपको बताना है SR के लिए। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो होगा कि जो S है वो भी आपका 1 रहेगा और R भी 1। तो ऑप्शन सी देखेंगे आप, बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। तो ये भी आप ध्यान रखें। और फ्लिप फ्लॉप्स क्योंकि आपको पता है धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो रहा है और धीरे धीरे जो SSC का लेवल है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ रही है और साथ में कंट्रोल सिस्टम का बेसिक भी आ रहा है। तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाएं दोस्तों, जो बेसिक्स हैं इसके, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आप हिंट में देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो SR जब 1 होंगे तो आउटपुट इज जो सब्जेक्ट है वो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर रहेगा व्हेन SR रिटर्न टू 0 साइमल्टेनियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है कि ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटरीज, एक बाइस्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर होता है वो किस तरह का होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है। तो वो एक ट्रिगर्ड ऑसिलेटर कहलाता है। तो ऑप्शन बी आप देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो ट्रिगर्ड ऑसिलेटर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है 33, ए PLA कैन बी यूज्ड। जो PLA होता है दोस्तों वो यूज किया जा सकता है किसकी तरह, तो किसकी तरह सही आंसर होगा आपका यहाँ पे टू रियलाइज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों PLA की फुल फॉर्म भी जरूर याद रखेंगे। फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। तो यहाँ पे आप इसे जरूर ध्यान रखें। PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे है जो यहाँ पे कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स में काम आता है, सर्किट्स में बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द स्पीड ऑफ ए, यहाँ पे P पोल सिंक्रोनस मशीन है। RPM में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला बेस मिला है। तो यहाँ पे जल्दी से आंसर करें दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका 120 F/P। आपने
पढ़ा है, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। इससे बेस पे आप पे सिंपल न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर विद नो इनिशियल चार्ज एट टी इक्वल टू, अगर हम इन्फिनिटी की बात करें तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो आपका सही आंसर रहना चाहिए दोस्तों वो होगा कि ओपन सर्किट की तरह करेगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो जल्दी से करते जाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपके है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोटर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटर प्रिंटर डिवाइस। कंप्यूटर के प्रिंटर डिवाइस के लिए नॉर्मली हम किस तरह की मोटर जो है मोस्ट सुटेबल रहेगी और यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन में आपका स्टेपर मोटर, ऑप्शन विल बी द सही आंसर रहेगा, ऑप्शन 2 आप देख पाएंगे। स्टेपर मोटर हम नॉर्मली यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इन ए सिंक्रोनस मोटर नंबर ऑफ पोल्स आपको दिए गए हैं 8 और यहाँ पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है 60 हर्ट्ज। तो आपको स्पीड बतानी है, वो भी रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो जल्दी से बताएं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करें और जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें। मैं आपको सही आंसर अगर बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन 3 आप देखेंगे 15 RPS विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। देख लेते हैं कैसे दोस्तों। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करें, जैसा कि हमने फॉर्मूला पता है कि 120F/P जो है नंबर ऑफ पोल्स, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला होता है। जब हम इसमें पुट करेंगे तो 900 यहाँ पे आपको RPM मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि RPS में बताएं रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो वहाँ पे हम 60 से डिवाइड कर इसको 15 RPS आंसर जो है आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इफ ऑल द स्टेटर कोइल्स ऑफ एन इंडक्शन मोटर आर कनेक्टेड फॉर द सेम मैग्नेटिक पोलैरिटी देयर विल बी फॉर्म्ड एन इक्वल नंबर ऑफ, अगर जो सारी स्टेटर कोइल्स हैं आपकी इंडक्शन मोटर की वो सेम मैग्नेटिक पोलैरिटी से जोड़ दी जाएं, कनेक्ट कर दी जाएं, तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ क्या बनेगा दोस्तों कि रोटर पोल्स विद अपोजिट पोलैरिटी या फिर कॉन्सिक्वेंट पोल्स विद अपोजिट पोलैरिटी। कौन सा आंसर आपका सही रहेगा, जल्दी से आप आंसर करने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ध्यान में रखें कि कॉन्सिक्वेंट पोल्स बनेंगे विद अपोजिट पोलैरिटी के साथ, तो ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इसे आप नोट कर लें गाइस, तो ऑप्शन 2 जो है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि डमी कोइल्स शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन। पहली बात तो डमी कोइल्स जो यूज होती हैं दोस्तों वो क्यों होती है, बैलेंसिंग के लिए होती हैं डमी कोइल्स जो यूज की जाती हैं। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से किस तरह की मोटर्स में जो डमी कोइल्स हैं वो यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा लार्ज मशीन, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गाइस कि एन इंडक्शन मोटर विद लार्जर नंबर ऑफ स्लॉट्स, अगर एक इंडक्शन मोटर में नंबर ऑफ स्लॉट्स काफी बढ़ा दिए जाएं तो यहाँ पे ओवरलोड कैपेसिटी पर आपका क्या असर पड़ेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ओवरलोड कैपेसिटी दोस्तों उस पर इंक्रीज करेगी, यहाँ पे लार्ज ध्यान में रखें, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसे आप नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम बात करें द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फॉर ए 4 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग विल बी, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहा है दोस्तों, काफी बारी एग्जाम में पूछा जा चुका है, SSC JEE DMRC में भी, तो इसे भी आप नोट करेंगे। यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या रहेंगे एक 4 पोल डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में। लैप वाइंडिंग अगर बात करें तो दोस्तों इसका सही आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा 8, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अदरवाइज जो आपके लैप वाइंडिंग में है नंबर ऑफ जो है आपके पैरेलल पाथ होते हैं नंबर ऑफ पोल्स की कुल, लेकिन यहाँ पे डुप्लेक्स वाइंडिंग है तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे डबल होंगे वो 8 आएंगे। अगर वेव वाइंडिंग होती है नॉर्मली तो वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं नॉर्मली में 2 होते हैं। नेक्स्ट है कि रेजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज, तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट है उसका रेजोल्यूशन जो है उस कैसे डिफाइन करेंगे वो आपको यहाँ पे पूछा है। तो क्या होता है दोस्तों कि रेजोल्यूशन जो शो करता है वो मिनिमम क्वांटिटी जो मेजर कर सकता है कि इंस्ट्रूमेंट उसे शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 जो है आपका मैच करेगा कि मिनिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट देखते हैं। तो द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटीज, फ्लक्स डेंसिटी की दोस्तों यहाँ पे आपको डायमेंशन करनी बतानी है, वो आपको क्या रहेगा। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर हम बात करें यहाँ पर तो MT यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा गाइज वो रहेगा MT-1 Q-1। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है दोस्तों -1 ये इनकी पावर में है, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। MT-1 Q-1 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो आपके होते हैं जैसे वोल्ट मीटर, एमीटर, इनमें से कौन सी टॉर्क जो है वो ज़्यादा नेसेसरी नहीं रहती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी ब्रेकिंग टॉर्क है जो ज़्यादा नेसेसिएट नहीं करती है, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसे ध्यान में रखें, बाकी 3 टॉर्क जो हैं वो हर इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी ज़रूरी होती है। अगला क्वेश्चन है 45 का है कि गैल्वेनोमीटर टाइप रिकॉर्डर्स यूज, जो गैल्वेनोमीटर टाइप रिकॉर्डर्स होते हैं
वो नॉर्मली किस टाइप का गैल्वेनोमीटर होता है, क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डी आर्जनॉल जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है वो नॉर्मली यूज़ होता है गैल्वेनोमीटर टाइप रिकॉर्डर्स के लिए। तो यहाँ पे इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूविंग पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे दिए गए पार्टिकल्स, आपको उनमें से कौन सा जो है यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। आपके यहाँ पे सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आप आंसर करें। सही आंसर की मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे ऑप्शन 3 आप देखेंगे, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं किए जा सकते मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 का है, इन ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम द वेट ऑफ कॉपर यूज्ड इज प्रोपोर्शनल टू। अगर हम बात करें दोस्तों, ट्रांसमिशन जो आपका लाइन सिस्टम होता है उसमें कॉपर वेट जो है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है 1/E²। ये यहाँ पे वोल्टेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके 4 ऑप्शन है वो बिल्कुल मैच करेगा और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो पीवीसी केबल्स आर यूजली यूज फॉर। पीवीसी केबल जो है आपकी, इनमें से आपको नॉर्मली किसके लिए यूज़ में होती हैं। तो यहाँ पे आप इजीली पढ़ पाएंगे, इंटरनल वायरिंग और जो बिल्डिंग्स और वर्कशॉप की होती है, इंटरनल वायरिंग में हम पीवीसी केबल जो है अक्सर यूज़ करते हैं। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट प्रेफर्ड फॉर अर्थिंग। अर्थिंग के लिए अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे बता देना है, क्योंकि जो यूटिलाइजेशन क्वेश्चन जो आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर, उनको आप जल्दी से क्लिक करके निकलना होता है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि उन पर आप ज़्यादा सोचें। तो आपको अगर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, अच्छे से आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे आप इजीली अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट प्रेफर्ड फॉर अर्थिंग। अर्थिंग के लिए इनमें से जो सबसे कम प्रेफर किया जाता है, तो यहाँ पे ड्राई अर्थ जो है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहता है। तो ऑप्शन आप 2 देखेंगे जो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही मैच करेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे वुडन पोल्स जो हैं उनकी मैक्सिमम परमिशिबल जो स्पैन लेंथ होती है कि कितनी लेंथ जो है 2 पोल्स के बीच हो सकती है पॉसिबल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा वो होगा 50 मीटर जो है अराउंड यहाँ पे रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। तो यही थे क्वेश्चन गाइस, 50 क्वेश्चन थे, आपको अराउंड 30 मिनट्स में ये करने होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छी वीडियो लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। और साथ ही दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि 2020 के एसएससी जेई के लिए भी यहाँ पे फॉर्म फिलिंग जो डेट्स हैं वो आ गई हैं और फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट हो गई है, जैसा कि 1 अक्टूबर से यहाँ पे बताया गया है। बाकी आप अगर डेट चेक करना चाहें, प्रीवियस जो अभी 2019 के एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पे अक्टूबर 27 से एग्ज़ाम बताया जा रहा है, तो उसकी भी नोटिफिकेशन वीडियो मैंने बना दी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अदर कंटेंट वीडियो भी यहाँ पे हमारे देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।